हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्रिक्शन। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई। इज इट ऑडिबल टू एवरीवन एंड इज इट विजिबल क्लियरली? विजिबल? कम ऑन, जल्दी बताओ तो शुरू किया जा भाई। कम ऑन, जल्दी बताओ। गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? ओके, गुड गुड। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग फ्रिक्शन की सारी चीजें जो उससे थ्योरेटिकली जो रिलेटेड होती हैं, कॉन्सेप्चुअली काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रांग तब तक हम नहीं कह सकते किसी को भी, आपको भी या खुद को भी, जब तक उसके एप्लीकेशन को हम न समझ पाए या फिर अप्लाई न कर पाए जब चीज़ें होंगी तो। ओके, थैंक यू सो मच अशरफ नवाज, थैंक यू। एनीवे, सो हम लोगों को अब एक और चीज़ फ्रिक्शन के थ्रू हमें साइंस को जानना है। अक्सर आप देखते होंगे मैं जब भले ही एक बहाना होता है एक चैप्टर के एक क्वेश्चन का, बहाना भले ही एक चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के एक क्वेश्चन का होता है, लेकिन जो उसे सिखाता हूँ, जिसका अप्रोच बताता हूँ, वो मैं ऐसे बताता हूँ जैसे एज बीइंग स्टूडेंट, इफ आई हैव बीन एट योर प्लेस देन व्हाट आई शुड डू, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो चलिए उसी सिलसिले में साइंस के सबसे टफेस्ट लेवल को, साइंस के जो अप्रोचेज हैं, जो किसी चीज़ को समझने में हम लोग कोई केसेस बनाते हैं, अज्यूम करते हैं, अब मैं वो डील करने जा रहा हूँ। मे भी हो सकता है कि हम लोग पूरे क्लास में केवल एक क्वेश्चन को डील करें, लेकिन उसको हम लोग ट्राई करेंगे कि उसके एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए और शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, मैं जो नीचे देख पा रहा हूँ, फिजिकल ऐसे मतलब विजिबल, आप क्लास में होते, फिजिकली प्रेजेंट होते आप, तो मैं आपको ऐसे समझाता कि आपकी मम्मी कहीं हैं कि ये बोरा यहाँ पे रखा हुआ है चावल का या आटे का, गेहूं का बोरा रखा हुआ है या बॉक्स रखा हुआ है ना, कोई बक्सा, और बेटा जरा उसको वहां से वहां रख दो, वहां से वहां रखना है, कर दो, वहां से वहां कर दो, ठीक है, कह के चली गई। अब आपके पास तीन ऑप्शन है इसको डील करने, ये करने के तीन ऑप्शन है। या तो हम जाएं तो पकड़ के खींचे सरका दें वहां पे, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है जाके हम ठेलें, ऐसे 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 ठेल दें, जैसे टेबल चारपाई के लिए भी यही होता है। तो बोरा हो, बॉक्स हो, चारपाई हो, टेबल हो, कुछ भी आप ऐसे ही करते होंगे। हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग माय लुक। ओके, सो या और तीसरा ऑप्शन है उठा के रख दें। तो बोरा उठा के रखना, बोरा को सरका के लेके जाना और बोरा को पीछे से पुश करना। हमारे पास तीन ऑप्शन है। अब याद करो, हम लोग ये बात कर चुके हैं कि कौन सा ज्यादा आसान है। उठा के रखना कठिन है, पीछे से पुश करना कठिन है, लेकिन उसको खींचना, सरका के लेके जाना आसान है। यही कारण है कि बिना जाने भी लोग गांव में चारपाई खींचते हैं, देखते होंगे, ठेलते नहीं होंगे।
टेबल खींचते हैं, बोरा खींचते हैं, बॉक्स खींचते हैं आसानी के लिए। तो एक तो ये पॉइंट है। नहीं, एमएलए नहीं बना हूं भाई मैं। लुक भले ही एमएलए का होगा, लेकिन नेताओं का लुक लग रहा होगा मैं भी, लेकिन ये किसी की बपौती नहीं है। ये इसको पहन के, इस चोले को पहन के, इस तरह की पोशाक पहन के हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स लड़े हैं आज़ादी, जहाँ पे चैन की सांस ले रहे हैं, तो ये गांधी का ड्रेस है, ये सरदार पटेल का, बहुत सारे लोगों का ये ड्रेस रहा है, मदन मोहन मालवीय का है ये, है ना, बहुत सारे लोग पहनते हैं। एनीवे, सो क्वेश्चन ये है, हम लोग कर चुके हैं, इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन उसी में लेवल को हाई करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक ही तरह की चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं, उसी में थोड़ी और चीज़ें कठिन होती हैं, और थोड़ी कठिन होती हैं, थोड़ी और कठिन होती हैं, और यही सच है, यही साइंस है। जब हम उसे फंडामेंटली उसके लॉ को समझने की कोशिश करते हैं तो लगता है ये कोई डिस्कवर किया होगा, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन सबसे कठिन हुआ रहता है। लेकिन हमारे लेवल में वो आसान होता है फार्मूला। अब उसके एप्लीकेशन में जब डीप में जाते हैं, मोर डीपर एंड मोर डीपर, जितना ही अंदर जाते हैं चीजें और कठिन होने लगती हैं एप्लीकेशन वाइज। ओके, तो चलो देखते हैं। हाँ ठीक है भाई, जो कह लो हमको फर्क नहीं पड़ता, बस बुरा मत मानना, क्योंकि अपने टीचर को, अपने जो सिखाता है, जिससे आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीख पाए हों, सबसे ज़्यादा तो आप अपने शुरुआत किए होंगे अपने मम्मी से सीखे होंगे, तो जिससे भी आप सीखे होंगे उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बाकी सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। एनीवे, सो क्वेश्चन लिखिए, अ बॉक्स ऑफ मास m, राइट डाउन, a box of mass m is in rest on rough horizontal ground। ध्यान से देखो क्वेश्चन, a box of mass m is in rest on rough horizontal ground। A box of mass m is in rest on rough horizontal ground where coefficient of friction between box and ground is mu, where coefficient of friction between box and ground is mu, where coefficient of friction between box and ground is mu, then find minimum force required to displace the block, then find minimum force required to displace the box and corresponding direction of applied force. Find minimum force required to displace the box and corresponding direction of applied force। चलिए, come on, do it fast। बहुत जरूरी है कि आप अपने से इस क्वेश्चन को सोचें और ट्राई करें। वेट ये ना करें कि मैं तो बताऊंगा ही, तो आप सीख नहीं पाएंगे, आपका ब्रेन को ट्रेनिंग अच्छा नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन वही है जो भी मैं बात कर रहा था
मेरे सामने आपके घर में बॉक्स होगा, बोरा होगा, चारपाई होगी, टेबल होगा, कुछ भी होगा, कहीं पे पड़ा हुआ है और उसको डिस्प्लेस करना है, कहीं दूसरी जगह रखना है, करना है, तो बताना है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए ताकि उसको हम शिफ्ट कर दें, और किस तरफ फोर्स लगाया जाए। ये 2 क्वेश्चन है, और पूरे पीरियड में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यही सीखते रह जाएंगे। पर ध्यान रखना, इस सीखने के दौरान हम केवल इसका रिजल्ट नहीं निकालेंगे, बल्कि इसी तरह की बातें पूरे साइंस में भरी हुई हैं। अप्रोच वो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। इसका रिजल्ट केवल नहीं आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि हम कहीं दूसरे चैप्टर में भी इस तरह की कठिन चीजों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं कि नहीं। चलिए जल्दी से सभी लोग करिए, ट्राई कर लीजिए 2 मिनट, तो मैं फिर आपको बताता हूं। चलिए जल्दी से सभी लोग कर लीजिए। Come on, do it fast. जल्दी से आप लोग कर लीजिए, तो मैं आपको समझाऊं कि जो आपके सामने है। नहीं, √2 μmg, इट्स नॉट राइट आंसर। और कोई और? जल्दी। नो, इट्स नॉट राइट आंसर। 1 + μg into m. Not right answer. It's dimensionally incorrect answer. No μmg in any direction. No, not at all. It's not right answer. μmg by root mu square under root mu square -1. Not -1, +1. विकास कौशिक का गलत तो हो गया, पर वेरी क्लोज टू द राइट आंसर। साइन मिस्टेक हो गया। सम ग्रेटर देन μmg, नॉट राइट आंसर। μmg, हाँ यस विकास। एनीवे, टाइम इज ओवर। फर्क ये नहीं पड़ता कि लोगों का क्या आंसर था और गलत हो गया, जरूरत इस बात की है, अच्छी बात ये है कि आपने ट्राई किया, और दूसरी बात ये है कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि उसमें हमसे गलती क्या हो गई। 2 अच्छी बातें हम लोग के सामने आने वाली हैं। एक अच्छी बात है, जो ट्राई किया वो बहुत अच्छे हैं, जो ट्राई नहीं कर रहे हैं तो उनको पढ़ना छोड़ना चाहिए। अच्छा, ट्राई करने में आंसर ना आए, नहीं भाई, नहीं आया तो नहीं बता पाए, लेकिन ट्राई किए, ये मैटर करता है। और दूसरा, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम वो कौन सी चीज थी जहां पे हम रुक गए। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। ये देखिए, सभी लोग देखें, फोकस करें मेरी बात पे, तो जरा मजा आ जाएगा आपको। एक एक चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यही मैं अपना यूएसपी भी मानता हूं, है ना। मेरा ये मानना है कि यदि मैं एक चैप्टर आपको पढ़ा दूं तो उसके थ्रू आप पूरी साइंस, पूरा चैप्टर, पूरा फिजिक्स पढ़ सकते हैं आप। लेकिन आपको उस एक चैप्टर को बहुत डीपली समझना होगा, एक एक चीज समझना होगा, रटना नहीं होगा, डीप फोकस होके उसको देखना नहीं होगा, बल्कि बहुत फोकस होके देखो ना। चलो एक एक चीज समझने की कोशिश करो। हम लोग हाईएस्ट लेवल का डिस्कशन करने जा रहे हैं, और पूरे क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हम लोग बस यही चर्चा भी कर पाए, मे बी, मोस्ट प्रोबेबली।
एनीवे, सो हम लोगों को हमारे सामने एक रफ सरफेस है, ग्राउंड है, और ये यहाँ पे म्यू दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस बॉक्स एंड सरफेस इज म्यू। अब अगला पॉइंट ये है कि जल्दी जल्दी में बच्चे म्यू एम जी क्यों आंसर आता है, क्योंकि म्यू एम जी वाला फोर्स ऐसे खींचना है हम लोगों को, तो ये रोकने वाला म्यू एम जी है, तो थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर कर देंगे म्यू एम जी से, तो हम लोग को खींच लेंगे, है ना। और लिमिटिंग केस में हम लोग म्यू एम जी ही कहते हैं। दुनिया का एक बड़ा स्टेटमेंट ये भी है जो अक्सर मैं बोलता रहा हूं, दुनिया का कोई चीज किसी से स्लाइटली ग्रेटर हो तो भी हम लोग इक्वल ही बोलते हैं, स्लाइटली ग्रेटर को इक्वल कहते हैं, इक्वल को इक्वल कहते हैं, और स्लाइटली लेस को भी इक्वल कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के कोई द फोर्स की वैल्यू है 10 से ज्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर है, टेंडिंग टू 0 ग्रेटर है, मतलब 10.00000000000000000001 है, ताकि हम कोई उसको खींच लें, 10 वाली चीजों को कोई उधर लगा रहा हो खींच लें, तो उस फोर्स को भी हम लोग 10 ही कहते हैं, क्योंकि वो स्लाइटली ग्रेटर है। तो एक चीज तो आपको ये सीखने को मिला होगा कि दुनिया में कोई चीज स्लाइटली ग्रेटर हो तो उतना ही मानते हैं, स्लाइटली लेस हो तो उतना ही मानते हैं। अच्छा, उतना ही होता नहीं है, इसे अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, इसे लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। लिमिटिंग वैल्यू के नाम पर हम लोग इक्वल कहते हैं, हम लोग रेंज के नाम पे उसे इक्वेट कर देते हैं, अप्रोक्सीमेशन के तौर पे उतना ही कह देते हैं, पर होता नहीं है। यदि वही हो जाए तो फिर खिंचाएगा कैसे? तो एक तो ये पॉइंट सीख गए, और ये जो बात है वो फ्रिक्शन के लिए नहीं, पूरे साइंस में ऐसी बातें होती हैं, ये ध्यान देना होगा। चलिए अगला पॉइंट, एक एक चीज सीखो। दूसरा पॉइंट, गलती आपसे क्या हो गई? क्वेश्चन एक बार पढ़ लो ना, क्वेश्चन पढ़ो। गलती आपसे ये हो गई कि आप हॉरिजॉन्टल फोर्स खींचने के नाम पर अपने से मान लिए। दिस इज बिग मिस्टेक, दिस बिगेस्ट मिस्टेक जो आपने आंसर बताया। आप हॉरिजॉन्टल मान लिए, जबकि मैं हॉरिजॉन्टल दिया नहीं हूं। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स एप्लीकेशन के लिए नहीं दिया हूं। फोर्स हॉरिजॉन्टली नहीं लगाना है, हॉरिजॉन्टल वर्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। फिर से सुनो, कई बच्चे जब फिजिकल क्लास होता है, मतलब प्रेजेंट रहते हैं फिजिकली, तो बच्चे कहते हैं कि सर लिखवाए हैं आप हॉरिजॉन्टल, तो ठीक से पढ़ो, या नहीं लिखे हो तो सुन लेना बाद में। मैं क्वेश्चन में फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं कहा हूं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, इंक्लाइंड सरफेस पर नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल नहीं कहा हूं, फोर्स के लिए तो बल्कि मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछा भी हूं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए, करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यदि हॉरिजॉन्टल कह दिया होता तो मैं क्यों पूछता, तब तो आंसर हॉरिजॉन्टल हो जाता। तो एक तो ये है। अच्छा, दूसरा क्या सीखना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन से पूरे साइंस को क्या सीखना है? क्या सीखने को मिला? हम अपने से चीजें अज्यूम नहीं कर सकते। यदि हॉरिजॉन्टल कहा, अच्छा क्वेश्चन ये होता कि हाउ मच मिनिमम horizontal force applied to displace the how much minimum horizontal force required to displace the block, तो आंसर म्यू एम जी है। तो एक छोटा क्वेश्चन का तो आंसर यही है, हाउ मच मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, हाउ मच मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द ब्लॉक। तो इसका आंसर है कि इधर की तरफ रोकने की पूरी औकात म्यू एम जी है, और इधर खींचना है तो म्यू एम जी से थोड़ा ज्यादा और लिमिटिंग में बराबर। तो ये आंसर है। लेकिन अच्छा हाँ, ये छोटा सा एक देखो ना, क्वेश्चन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है तो वैसे बहुत टफ,
लेकिन मैं सिखा कितना रहा हूं, कितनी पॉसिबिलिटीज। एक क्वेश्चन छोटा सा, इसका मतलब साफ है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन और इर्द गिर्द टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं उसके इर्द गिर्द, और उसी में चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं जिसे आप नया कहते हैं। ये भी बड़ा पॉइंट है, और यही मैं अपने में खासियत मानता हूं कि मैं सारी चीज़ों को डील करता हूं ताकि कम से कम आपको डिटेल चीज़ों का पता चले। एनीवे, तो दूसरा हम लोग ये सीखने को मिला कि हम लोग जो चीज़ें नहीं दिया है, कोई डायरेक्शन, कोई वैल्यू, तो अपने से ही वो डायरेक्शन नहीं मान लेंगे, डायरेक्शन एटलीस्ट। ये एक पॉइंट हुआ, डायरेक्शन, है ना। तीसरा जो सीखने को हम लोगों को है वो ये है कि पता है साइंस या फिजिक्स में खासकर स्पेसिफिकली सबसे कठिन क्वेश्चन, दुनिया के कोई कठिन से कठिन किताब उठा लेना, दुनिया की, इंडियन राइटर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं पे भी किसी भी कंट्री की, और चाहे साइंस की बात करना, बात कंट्री की क्यों करें, साइंस की ही कर लेते हैं। सबसे कठिन चीजें, किसी चीज की लिमिट होती है, बाउंड्री कंडीशन होता है, रेंज होता है, यही कठिन चीजें होती हैं। स्पेशल केस तो आसान होते हैं, कंडीशन, लिमिट वाले केस, और लिमिट का मतलब है मैक्सिमम मिनिमा वाले, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले सारी चीजें जो डील की जाती हैं वो सबसे कठिन मानते हैं। हायर एजुकेशन में भी आइंस्टाइन भी सोचे होंगे, न्यूटन भी सोचे होंगे, मैक्सवेल, माइकल फैराडे भी सोचे होंगे। सिचुएशन लॉज का जब एप्लीकेशन आया होगा तो वो रेंज वाली ही बातें, हमेशा से लिमिट, लिमिटेशन, बाउंड्री कंडीशन, रेंज, ये सब बातें, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू, ये हमेशा से सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ें रही हैं। और जब जब ये बातें आएंगी आपके किसी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में, इरिस्पेक्टिव ऑफ चैप्टर्स, यू आर गोइंग टू डील दैट केसेस, लॉज, वो सबसे कठिन होती हैं। हाँ, तो जब कठिन होती हैं तो उसको करे कैसे, चलिए मैं, ध्यान दो, फोकस करो मेरी बात पे, फोकस, ताकि तुम डील कर सको, फोकस। दो ही केस संभव है, मैक्सिमम मिनिमा के दो ही केस, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के दो ही केस संभव है। एक वो केस जिसको हम लोग सोच पाए कि वो कब होगा, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्यों होता है, वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, सिचुएशन हम समझ पाए। एक केस ये होता है, वो भी मैक्सिमम मिनिमम होता है, और दूसरा केस होता है हम समझ ही न पाए कि कब होगा, किस सिचुएशन में होगा, किस मोमेंट पे होगा, उसके लिए क्या करना होगा, कुछ आइडिया न लगे, ये दूसरा केस होता है। एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बात मिनिमम फोर्स टू डिस्प्लेस द ब्लॉक, किसी बोरा को खींचने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगाएं, ये नहीं, हर चैप्टर में मिनिमम म्यू बताइए, मैक्सिमम म्यू बताइए, मिनिमम करेंट, मैक्सिमम करेंट, मोमेंटम, थीटा, फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ, प्रेशर, दिस दैट, चार्ज, पोटेंशियल, एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, फाइंड मैक्सिमम। एक क्वांटिटी का नाम इसलिए ले रहा हूं, जब इसमें मैक्सिमम मिनिमम कोई पूछा जाएगा कुछ केस देके, तो ये सबसे कठिन क्वेश्चन होंगे और हम लोगों को समझ में नहीं आते। तब मैं आपको बताता हूं कि दो ही केस संभव है निकालने के, दो केस। या तो हम लोग ये समझ पाए कि कब होगा, यदि दिख रहा है साफ,
कब होगा, उसके लिए क्या करना होगा, किस मोमेंट पर होगा, किस सिचुएशन में होगा, यदि समझ पाए, पहले तो यही सोचना होगा तो ठीक है। एक दूसरा इससे भी ज़्यादा कठिन होता है, समझ ही में ना आए तो दूसरा वाला ये होता है। तो इसके लिए तो एग्जाम्पल दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। एग्जाम्पल लेता हूं, आप लोग ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आप लोगों को ऊपर वाला सीलिंग नहीं दिख रहा होगा, है ना, मेरे रूम का ये सीलिंग, ये वाला। अब मैं कहूं कि इसको मैं फेंकूं, ऐसे फेंकूं ना, ये जाए ऐसे, मैं कहूं कितना मिनिमम वेलोसिटी दे दूं, मिनिमम कितना वेलोसिटी दे दूं ताकि जाके सीलिंग में लड़ जाए, वहां पे मिनिमम। ज्यादा तेजी से दे दूंगा तब तो जाके तेजी से लड़ जाएगा। मैं कहूं मिनिमम कितना दूं कि जाके लड़ जाए। तो इसके लिए ये वाला ज़रूरत नहीं है, ये वाला ज़रूरत है। हम लोग सोच सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी कम से कम इतना दे कि जाके उसे टच करे, बस वेलोसिटी 0 हो जाए, वही मैक्सिमम हाइट हो, मतलब वहां जाते जाते भी 0 हो जाए। ये हाइट दिया रहेगा आपको और भी बताना है, तो वहां पे जाते जाते भी 0 हो जाए। लिमिटिंग केस मालूम चल रहा है, क्या करना चाहिए, जस्ट जाके उसको चूम कर चला है, पप्पी लेकर उसको ऐसे। तो हमें लग रहा है कि ये कंडीशन मालूम चल रहा है, तेज फेंक देंगे तब तो लड़ ही जाएगा, लेकिन मिनिमम कितना, तो कम से कम जाए, उसको टच करके भी 0 होके वहां पर चला है। आपको नहीं लगता है कि ये मिनिमम वेलोसिटी पूछा जा रहा है, इसके लिए हमें दूसरे की जरूरत नहीं है, हमें पहले की जरूरत है। हम समझ पा रहे हैं और ये समझने वाली बातें साइंस में भरी हुई हैं। यदि हम समझ पाते हैं तो भी ठीक है, और कठिन वाली बातें साइंस में भरी हुई हैं। जब हम समझ नहीं पाते हैं तब कैलकुलस की बात आती है। किसकी बात आती है? कैलकुलस की बात आती है, और तो हमें सेकेंड वाला लगाना पड़ता है, सेकेंड वाला हमें लगाना पड़ता है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? आज हम क्वेश्चन भले ही बहाना ये है, पर मैं पूरे साइंस को डील कर रहा हूं, सारे चैप्टर को डील कर रहा हूं, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस चैप्टर और इस क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। मैं आपको बता चुका हूं कि 2 ही केस होता है, और साइंस के सबसे टफ पोर्शन को, सबसे टफ पार्ट को, सबसे टफ सिचुएशन को, सबसे टफ सेक्शन को मैं डील कर रहा हूं। इससे कठिन नहीं होता, जहां पे लिमिट की बात हो, जहां पे मैक्सिमम मिनिमम की बात हो। और किसी भी किताब में सबसे कठिन क्वेश्चन यही वाले होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वाले, क्योंकि हम कम समझ पाते हैं। उसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं, है ना। तो ये वाला आप पहले ये वाला ट्राई करिएगा कि क्या हम सोच पा रहे हैं, और जब नहीं सोच पाते हैं तो ये वाला करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये वाला तो समझ गए होंगे, जैसे अभी समझाया हूं फेंको के, ये वाले के लिए क्या करना होगा, तो चलो सुन लो। दूसरा वाला 2 ही तरह का हो सकता है। दूसरा वाला जब हमें ये न समझ में आए, जब हमें ये न समझ में आए कि कब होगा, किस मोमेंट पर होगा, कैसे होगा, किस पोजीशन पे होगा, तब हम लोग जनरल वैल्यू निकालते हैं, जनरल रिलेशन निकालते हैं, मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी लगाते हैं, जो कैलकुलस के अंडर में आता है, जो मैथ्स का एक पार्ट है, जिसकी देन न्यूटन की है। और न्यूटन भी होते तो नहीं समझ पाते, उनको भी अपना इजाद किया हुआ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस ही लगाना पड़ेगा, वो भी नहीं बता पाते। उनको भी वही काम करना होगा वो जो खुद डिस्कवर किए हैं। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं कि सर कोई और रास्ता नहीं, हमको भी नहीं मालूम। न्यूटन होते तो उनको भी नहीं मालूम चलता कि आखिर इसके लिए हम क्या करेंगे। उनके लिए वो भी यही करेंगे, जनरल रिलेशन निकालेंगे और उसको मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी लगाएंगे, मतलब डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे।
बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें एक साथ हम लोग के सामने आ रही हैं, मैक्सिमा मिनिमा के दो ही, कहीं पे भी, मतलब फिजिक्स का कोई भी चैप्टर का नाम ले लो, हर चैप्टर में मैक्सिमम मिनिमम वाला, सबसे कठिन रेंज वाला, लिमिट वाला, बाउंड्री वाला कठिन क्वेश्चन होता है, सबसे कठिन होता है। लेकिन उसको डील दो ही तरीके से किया जा सकता है। एक कौन सा, क्या हम समझ पा रहे हैं कि कब होगा क्या होगा, और जब समझ में बिल्कुल नहीं आता कब होगा क्या होगा क्यों होगा, तो दूसरा वाला होता है, ये समझना है हम लोगों को। ओके, चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। आज हम लोगों को ये पता चला कि कितनी तरह की समस्याएं हमारे सामने कठिन से कठिन की हो सकती हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, बताओ, हमको पता नहीं चल रहा है कि ऐसे खींचेंगे तो आसान होगा, कि ऐसे खींचेंगे तो आसान होगा, कि ऐसे खींचेंगे तो आसान होगा, पता नहीं चल रहा है। क्या आपको कंफर्म है कि आप हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, पहला वाला केस है, क्या हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो आसान होगा, क्या एंगल पे खींचेंगे तो इससे कठिन होगा? याद करो, 30 डिग्री पे दे के हम लोग पुल करने वाला और पुश करने वाली बातें कर चुके हैं पिछले क्लास में। याद करो, पुश करने वाला और पुल करने वाली बातें कर चुके हैं। पुल करना आसान होता है, याद करो, लेकिन वो आसान क्वेश्चन, लेकिन वो आसान क्यों था? क्योंकि उसमें 30 डिग्री दे दिया था। बॉक्स को 30 डिग्री दे दिया था। जब क्वेश्चन में 30 डिग्री दे देता है, जब क्वेश्चन में थीटा दे देता है, तो वो आसान है, क्योंकि उसमें अब वेरिएशन नहीं है, कम ज्यादा नहीं होना है। दिक्कत इस बात की है कि यही नहीं दिया है कि लगाना किधर है। सोचो, क्वेश्चन वही उसी टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ हो चुका है, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं दिया है लगाना किधर है, बल्कि वो भी बताना है। बड़ा पॉइंट, बड़े बड़े पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। अच्छा, ये इस डिस्कशन से मैं चाहता हूं कि आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिले, ताकि मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, करंट का, मॉडर्न का, थर्मोडायनामिक्स का, वेव्स का, ग्रेविटेशन का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, स्टेट ऑफ मैटर का, रोटेशनल का, कहीं पे भी आएगा तो अप्रोच नहीं बदलते ना। मेरे इतना सारा चीज बताने का क्या मकसद है? इसको तो मैं करके खाली हो चुका होता, अभी तक 2 मिनट में खाली कर देता, मैं रिजल्ट आ जाता सामने। नहीं, हमें नहीं चाहिए, मैं उसको रटना मानता हूं। मेरा मानना यह है कि मैं आपको ऐसा बताऊं जनरलाइज करके, ताकि आपका ब्रेन उस समय एक्टिव हो जाए और यहां से रिफरेंस उठाए स्टोर्ड मैटर के फॉर्म में जो आपके ब्रेन में हो, और आप उस अप्रोच को लगा के कोई भी क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करेंट, आप थर्मोडायनामिक्स का कर सकें। मेरा ये मकसद होता है जब भी मैं बताता हूं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन को, फिर से जनरल स्टेटमेंट, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास पहला 2 चीजें जरूर करनी चाहिए। चीजें अज्यूम करनी चाहिए, जो पाना है, जो कहा है, जो दिया है तो लिखना ही होगा। और दूसरा, जितना जरूरत है सब अज्यूम करना चाहिए। ध्यान से, फिर से, एक तो चीजें अज्यूम करनी चाहिए, जो पाना है कम से कम वही, भाई लिखोगे, मानोगे तभी ना निकालोगे। और दूसरा है, आगे लॉज लगाने के लिए, इक्वेशन लिखने के लिए जितनी जरूरत है, भले ही ना दिया हो, सब मानो। दोनों समझ में आ गया? अज्यूम करना, जैसे अज्यूम करने में, जैसे ये देखो, अज्यूम करने में सभी लोग देखिए, आप लोग ये देखिए, अज्यूम, माना कि, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अब हमें पता नहीं है, इसीलिए मैं एंगल पे, और ये देखा भी हूं कि थोड़ा एंगल पे आसान होता है, लेकिन थीटा दिया नहीं है पर माना हूं, एफ दिया नहीं है, निकालने के लिए बोला है,
तो निकालने के लिए बोला है तो एफ मानूंगा तभी तो निकलेगा, कुछ लिखूंगा पढ़ूंगा। थीटा नहीं दिया है तो भी अब डायरेक्शन के नाम पे कठिन क्वेश्चन है, मानना तो पड़ेगा। ये है, हाँ मास और म्यू दिया है, ठीक है। तो क्या सीखने को मिला भैया? अभी अभी ताजा ताजा जो भी जरूरत है, हो सकता है कहीं मास न दिया हो, मास मान लो, मास न दिया हो, करंट नहीं दिया है, करंट मान लो, रेजिस्टेंस नहीं दिया मान लो, चार्ज नहीं दिया है मान लो, मानोगे। और इसलिए नहीं जानते क्यों नहीं दिया है? इसलिए नहीं दिया है, उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो इक्वेशन में कहीं कट जाएगा, वो आएगा नहीं, लेकिन मानोगे तभी तो इक्वेशन लिखोगे तो कटेगा, न मानोगे न लिखोगे न कटेगा, लेके बैठे रहना। तो एक तो ये आज सीखने को मिला कि जितनी जरूरत है चीजें मान सकते हैं, भले ही न दिया हो, ताकि इक्वेशन लिखो, बाद में कटेगा। और दूसरा है, जो दूसरी बात है जो आपको समझना है, पहला तो ये है कि आप मानिए, है ना, और दो केस, या तो कटेगा या तो वही पूछा होगा जो नहीं दिया है, फाइनली बाद में वही पूछा होगा। तो या तो कट जाना है इसलिए नहीं दिया है, या फिर उसी को पूछना है, वही पूछना है, जैसे एफ माने है वो पूछा गया है ना। एक तो ये बात हुई। दूसरा जो हम लोग को और समझना है, याद रखना है, मैं क्या कहा, जितना भी अज्यूम करना है, जितना भी चीजें माननी है सब मानो, पर खोपड़े में याद रहे, रिजल्ट में जितनी भी सारी चीजें माने हो, एक भी रिजल्ट में रहनी नहीं चाहिए। रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में, फाइनल वैल्यू में, फाइनल आंसर में केवल वही चीज रहनी चाहिए जो दिया हुआ है। यदि तुम्हारी मानी हुई चीजें उसमें है तो उसको मेहनत करके सब्स्टिट्यूट करो, उसको हटाओ उस फॉर्म में जो दिया हुआ है। कुछ न कुछ इक्वेशन और लिखो, कहीं पैनी निगाह रखो, कहीं से उठा के रख सकते हो कि नहीं। तो कम से कम आज ये सीख लो कि जो दी हुई चीजें हैं क्वेश्चन में, उसी के टर्म में आंसर होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट है। चलिए अगला। तो चलिए, आप लोग देख रहे होंगे मैं थीटा अपने से मान लिया हूं, जबकि आंसर में थीटा होना नहीं चाहिए। एक एक चीज सीखते हुए चलो ना। अगला, अब पांच याद है, 5 पॉइंट। फ्री बॉडी डायग्राम, एक्स वाई एक्सिस कंसिडरेशन अच्छा वाला, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, इक्वेशन ऑफ मोशन, कैलकुलेशन एंड गेट द आंसर। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले mg, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन और यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स। दिस कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। mg के बाद कांटेक्ट वाला नॉर्मल, कांटेक्ट वाला फ्रिक्शन, और ये जो लग रहा था खींचने के लिए बोरा, वो वाला। दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अगला स्टेप याद करो, एक्स वाई एक्सिस कंसिडरेशन, बढ़िया वाला, आसान वाला। तो बताओ आसान वाला कौन सा? इधर फोर्स लगाए होगे तो इधर सरकने की बात हो रही होगी। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, बढ़िया वाला एक्स वाई एक्सिस। वैसे तो याद है ना कि एक्स वाई एक्सिस किसी इनफाइनाइट तरीके से मान सकते हैं और सब सही और सबसे आंसर आएगा, लेकिन अच्छा वाला, आसान वाला एक अच्छी बात होती है। अगला पॉइंट, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस। तो y के अबाउट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे जो y के अलोंग है प्योरली, जो प्योरली x के अलोंग है। लेकिन ये टेढ़ा है, जो हम जनरल माने हैं,
याद करो, हॉरिजॉन्टल नहीं माने हैं, जनरल माने हैं। कई लोग, पहले तो यही जानो कि जनरल आना चाहिए तुम्हें। कई लोगों का साइन थीटा ये नहीं, हाँ इधर की तरफ दिस इज व्हाट एफ कॉस थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन दिस इज एफ साइन थीटा। इज इट ओके? गुड। चलिए रिजॉल्व कर लिया। बाकी इन सबको तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्योर वाई में दोनों थे, ये प्योर में x था, यही न x में था न y में था, तोड़ना पड़ा। ये है अगला पॉइंट। फ्रिक्शन वाली चीजों में, फ्रिक्शन वाले में याद करो स्टेप। फ्रिक्शन यदि है जो दुनिया में हर जगह होता है, बड़ा पॉइंट है नहीं, मतलब दुनिया में हर जगह फ्रिक्शन होता है, इसलिए देखो फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट भी है, रियल लाइफ में भी और फिजिक्स में भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। तो अगला स्टेप है रफ कांटेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन। तो वाई वाला इक्वेशन लिखता हूं। अगला स्टेप बैलेंस है, चलना इसको सरकना इधर था, दिस इज बैलेंस, जितना ऊपर उतना नीचे। हाउ मच ऊपर? n प्लस एफ साइन थीटा, n प्लस एफ साइन थीटा, उतना नीचे mg। सो यहां से n की वैल्यू आ गई mg माइनस एफ साइन थीटा। ध्यान से एक एक चीज क्लियर करते चलो, एक एक चीज क्लियर करते चलो। फिजिक्स के लिए रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो तुम लोगों को बताया था कि स्टार मार्क करो, उसको फिर से बना लो। अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो रिवीजन तुम लोग केमिस्ट्री मैथ्स में करना, फिजिक्स में ऐसा पढ़ना चाहिए कि रिवीजन की कोई जरूरत नहीं हो। रिवीजन के नाम पे केवल उन क्वेश्चन को बनाना चाहिए जो आपको नहीं आया था जब आप बना रहे थे, ठीक है, और टेस्ट देना चाहिए। इससे अच्छा रिवीजन नहीं होता फिजिक्स का, पहले तो यही जानो, कई चीजें जानने की जरूरत है तुम्हें। अगला स्टेप याद करो, एफ मैक्सिमम निकालने की बात होती है। क्या बात होती है भाई? ये एफ मैक्स होता है म्यू एन, और म्यू एन मतलब एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ध्यान से अगला पॉइंट, फिर से एक बड़ा स्टेटमेंट आने जा रहा है, सभी लोग ध्यान से सुने। बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ा, फ्रिक्शन के नाम पर। ध्यान से, फ्रिक्शन हो जो कि हर जगह होता है, भले ही क्वेश्चन फ्रिक्शन को लेकर ना हो, लेकिन होता है हर जगह। फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में, और फ्रिक्शन इन्वॉल्व होते हुए 12th के जो सिलेबस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न, ऑप्टिक्स, सब में फ्रिक्शन हो सकता है। बाकी 11th के तो सारे चैप्टर में हो ही सकता है, मतलब सारे चैप्टर में फ्रिक्शन इन्वॉल्व किया जा सकता है। न किया गया हो, एग्जाम में न आया हो, ये और बात है। लेकिन अब ध्यान से सुनो कि सब जगह हो सकता है, तो कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन जहां भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होके कोई चीज मैक्सिमम मिनिमम होगा, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होके जब मैक्सिमम मिनिमम होगा पूछा जाएगा, तो बड़ा पॉइंट निकल के सामने आ रहा है हमें। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम कोई चीज पाना, मैक्सिमम मास बताइए, मिनिमम मास बताइए, मैक्सिमम मोमेंटम बताइए, मिनिमम वेलोसिटी बताइए, मैक्सिमम म्यू बताइए, मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए, मिनिमम पावर बताइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, पता नहीं कुछ भी, और फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो तो उसको गवर्न करने वाला फ्रिक्शन ही रहता है जनरली।
और ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपको लिमिटिंग पाना है, क्योंकि आपको लिमिट पाना है, लिमिट मतलब मिनिमम या मैक्सिमम पाना है, ऐसे केस में फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन रख दो हर जगह। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। जब भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होते हुए किसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि मिनिमम दिस बताइए, मिनिमम दैट बताइए, और फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, तो हमें कैसे निकालना होगा इसको? भैया हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन रखना चाहिए, तो रख देते हैं तब। अच्छा, क्यों लिमिटिंग रखना चाहिए? मैं तो मना किया था, मैं तो कहा था कि ये फ्रिक्शन याद रहे, ये फ्रिक्शन नहीं है, याद है? मैं कहा था कि ये फ्रिक्शन नहीं होता, ये तो फ्रिक्शन की लिमिट है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये अपर लिमिट है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये फ्रिक्शन की औकात है। मैं कहा था कि ये फ्रिक्शन नहीं है, अभी कर रहा हूं फ्रिक्शन है, वही लगाने जा रहा हूं। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा क्यों कर रहा हूं कि वही लगाने जा रहा हूं? इसलिए वो लगाने जा रहा हूं क्योंकि मैं एक्सप्लेन किया था, क्योंकि किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया है, और कुछ भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा फ्रिक्शन इन्वॉल्व होके, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही चीजों को लिमिट करता है। बड़ा पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही किसी चीज का लिमिटिंग देता है, लिमिट देता है, रेंज देता है, मैक्सिमम मिनिमम देता है, उसकी औकात बताता है। क्लियर? अच्छा, तो यदि ऐसा है तो ठीक है, फिर तो लगा लेते हैं भाई। तो क्यों लगाने जा रहा हूं? क्योंकि हमें एफ मिनिमम कहा गया था पाने के लिए, जबकि मैं कहा हूं कि मिनिमम एफ, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम करंट, मिनिमम वेट ऑफ मैग्नेट, मिनिमम चार्ज, मिनिमम पावर, मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम दिस, मिनिमम दैट, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होके। चैप्टर का नाम इसलिए लेता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि चीजें एक ही तरह की होती हैं। हाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा तभी कुछ मिनिमम मैक्सिमम होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही मैं समझा रहा हूं। तो इसका मतलब इसको अब यही मानना होगा, यही वाला। ठीक है, क्यों मैं एरो लगाया हूं समझ में आ ही गया होगा। एक पॉइंट ये है, क्लियरली समझो। हाँ, एक एक चीज को समझने की जरूरत है। अगला पॉइंट ध्यान से चलो। अब बताओ, फाइट होगी चलाने वाला और रोकने वाला। अच्छा ये बताओ, तुम कहोगे सर ऐसा लिमिटिंग क्यों? मैं बताता हूं क्यों लिमिटिंग। याद करो, ऐसा यहीं पे समझ लो। कहा गया सरकाना है, तो सरकने की बात तो हो ही रही है ना, सरकने की बात तो हो ही रही है। फिलहाल के लिए बता रहा हूं, तो ये सरकेगा तो मैक्सिमम ही तो लगेगा भाई। ये भी ऐसे भी सोचोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। इज इट ओके हियर? एटलीस्ट कम से कम यहां के लिए तो समझ में आ ही रहा होगा। हम कहें तुम्हें सरकाना था, है ना, तो बताओ सरकाने के लिए एक और बड़ा स्टेटमेंट साइंस का, नॉट इन दिस केस ओनली, साइंस का। बताओ, एफ कॉस थीटा इधर लग रहा है, ये वाला मत करना, मिलाना मत, बस अब ये वाला एक्स वाला स्टडी करना है। एफ कॉस थीटा इधर लग रहा है, इधर चपा पड़ा है पूरा ये। बताओ, एफ कॉस थीटा की वैल्यू इससे थोड़ा ज्यादा हो जाए, एफ कॉस थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन की औकात, फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, इतू सा, थोड़ा सा, स्लाइटली ग्रेटर, टेंडिंग टू 0 ग्रेटर, तो चल देगा। याद करो मैं क्या कहा था, जब भी स्लाइटली ग्रेटर हो तो हम बराबर करके डील करते हैं, सॉल्व करते हैं, लिमिट पाते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं। चलिए तो करते हैं, तो मैं बराबर करता हूं, टू फाइंड मिनिमम फोर्स, दिस बराबर दिस। सभी लोग देखें, एफ कॉस थीटा बराबर क्यों कर रहे हैं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं।
दिस वैल्यू। सभी लोग इसको सॉल्व करो, म्यू यहां मल्टीप्लाई कर लो और यहां मल्टीप्लाई कर लो, और इस f वाले को, यहां भी f है, इसको लेके ये वाला इधर लेके आओ और जल्दी से f सॉल्व करो। कम ऑन, डू इट फास्ट, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी करो। जल्दी, मैं ये कह रहा हूं कि इसको तुम लोग सॉल्व करो जल्दी से और देखो कि रिजल्ट क्या रहा है। f निकालना है, भूलना मत ना, f निकालना है तो भूलना मत। जल्दी, जल्दी। चलिए मैं लिख देता हूं, आप लोग सभी लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू आएगी म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये आएगा। सभी लोग सॉल्व कर लें। अब हम लोगों के लिए कुछ नई नई बातें सुन लीजिए आप लोग ना। अब हम लोगों के लिए कुछ नई नई बातें ध्यान से सुन लो, बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स। हाँ वही मैं अभी बताने जा रहा हूं। चलो, इस जर्नी के दौरान, इस यात्रा के दौरान कुछ नए नए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुनो। इमेजिन करो कि जो क्वेश्चन मैं दिया हूं वो नहीं दिया गया है, कहा गया है फोटो बना हुआ है, मास दिया गया है, म्यू दिया गया है, और कहा गया है कि थीटा हम दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह दे, हालांकि दिया नहीं है, मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूं। करे कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर मिनिमम कितना फोर्स लगाएं। थीटा एंगल पर बोरा को थीटा एंगल पर कितने पर खींचें, मिनिमम फोर्स कितना लगाएं ताकि बोरा खींच दें। आंसर यही है जो तुम्हारे सामने है। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब थीटा दिया गया है तो सही है और आंसर सही है, यही आंसर है। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन, पहले तो ये जानो, कई बच्चे तो यही नहीं जानते हैं, ये रिलेशन क्या आया है। एफ और थीटा के बीच में रिलेशन है, बाकी सब कांस्टेंट है दिया हुआ, म्यू एम जी म्यू। दिस इज रिलेशन बिटवीन थीटा एंड एफ। minimum force required to displace to pull the block on the surface, rough surface, horizontal rough surface। थीटा रखोगे तो F मिलेगा और F रखोगे तो थीटा मिलेगा करस्पॉन्डिंग। दुनिया में किसी भी रिलेशन का यही महत्व होता है कि जब हम एक चीज़ रखते हैं तो दूसरी चीज़ मिल जाती है। सो आप लोगों को ये समझना चाहिए। तो देखिए, ये अपने आप में एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही रिजल्ट ही। हाँ, पर ध्यान रखना, जो मैं दिया हूं उसका रिजल्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो उसमें थीटा नहीं दिया है, उसमें थीटा नहीं दिया है। ठीक है। दूसरा एक और चीज, यदि हम लोग ये समझे, एक अलग से वैल्यू आप लोगों को बताऊं, एक वैल्यू बताऊं। पहले तो इसको मैं मिटा देता हूं ना, इसको मिटा देता हूं और इसकी वैल्यू बताता हूं। सभी लोग देखें, ये देखिए, सभी लोग देखें। अब हमको बताना है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा व्हाट इज एफ मिनिमम। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। व्हाट इज एफ मिनिमम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा होना नहीं चाहिए। तो एक आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो जानना चाहिए, हालांकि प्रूव किया जा सकता है बड़ी आसानी से।
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूव किया जा सकता है, वैसे इसको बहुत आसान सा है प्रूव करना, लेकिन अभी मैं जरूरत नहीं समझता, पता चला कि मैं मैथ्स पढ़ाने लगा, है ना। तो ये आप कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज कर सकते हैं। ध्यान से, ए कॉस थीटा, दुनिया में कैसा भी कहीं पे भी एक्सप्रेशन इस तरह का हो, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हमको ये बताओ, हमको फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा मिनिमम चाहिए, ताकि बोरा को खींच दें, ऐसे खींचे, 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 कैसे खींचे पता नहीं चल रहा है। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सारे थीटा में मिनिमम एफ के लिए, तो मिनिमम एफ कब होगा? जब नीचे मैक्सिमम होगा। देखो ये तो कांस्टेंट है, थीटा ही गड़बड़ कर रहा था। तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा के बगल में 1 है और साइन थीटा के बगल में म्यू है। ए और बी तुम्हें मालूम है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू म्यू है। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस? सो लिख दे सीधा आंसर, व्हाट इज एफ मिनिमम? एफ मिनिमम तब होगा जब नीचे वाला मैक्सिमम होगा, और नीचे वाला मैक्सिमम कितना होगा बताओ भाई? ये आंसर है 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ? अब बताओ, अब रिजल्ट सही है। मैं उस टर्म में निकाल दिया हूं जो दिया गया है। मास दिया गया था m है, म्यू दिया गया था म्यू है। हाँ, एक बड़ा पॉइंट, g नहीं दिया गया था, वैल्यू ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट मानी जाती हैं कि ये देने की जरूरत नहीं है। तो g नहीं दिया है तो भी g हम यदि उसमें रिजल्ट में आता है, आंसर में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि g को बाय डिफॉल्ट वेल नोन माना जाता है। कई बड़े बड़े पॉइंट आप देखो, इस लेक्चर में मैं कितनी चीजें सिखा रहा हूं। मैं रिजल्ट तक केवल ये नहीं, रिजल्ट नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिजल्ट नहीं आया, हम लोग सीख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, ये सीख रहे हैं। एनीवे, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा एक और मेथड। अब तो आप कह सकते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री जहां पे इस तरह का एक्सप्रेशन होगा वहां पे तो फटाक से अब कर लेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, लॉग होगा, भाई पता नहीं कुछ और भी होगा ना, तब तो अब ये ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि इसी का न जानते होगे तुम। तो चलो, माना कि हम ये वैल्यू नहीं जानते हैं, माना कि हमें ये नहीं आता है, हमें जनरल अप्रोच लगाना है। माना कि हम नहीं जानते, हमें जनरल अप्रोच लगाना है। ध्यान से सभी लोग सुनो, कैलकुलस याद है ना? ये क्वेश्चन जो मिनिमम फोर्स है किस रेंज में आ रहा था? हम नहीं समझ पाने वाले में आ रहा था, कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें आ रहा था। और इसके लिए हम क्या किए? जनरल एफ माने, जनरल थीटा माने, और एफ मिनिमम का रिलेशन निकाल दिए थीटा के साथ में। बड़ा पॉइंट। और जब निकाल लेते हैं, इसी तरह से करंट का टाइम में, करंट का चार्ज के साथ, पावर का टाइम के साथ, पावर का वेलोसिटी के साथ, फोर्स का इसके साथ, उसका उसके साथ, जो भी पूछा जाता है हम किसी के टर्म में निकालते हैं। उसके बाद करते क्या है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, वो सुनो। रिजल्ट तो खैर आ चुका है। फॉर, ध्यान से, फॉर मिनिमम एफ
df बाई डी थीटा, जिसको पाना है मैक्सिमम मिनिमम उसका डिफरेंशिएशन, जिसके टर्म में जनरल रिलेशन आया है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं। यही मैक्सिमम मिनिमा का पाने का तरीका है। करंट होगा तो करंट को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी होगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होगा तो उसको करेंगे, मोमेंटम, पावर, इंपल्स, एनीथिंग उसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जिसके टर्म में होगा, और जीरो से इक्वेट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। जीरो से इक्वेट करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये क्यों करते हैं, हमसे पूछे बहुत सारे बच्चे कि सर क्यों करते हैं। जो लाइव फिजिकल वाला जो क्लास है, फिजिकली प्रेजेंट जो बच्चे रहते हैं, तो उसे पूछे कि सर क्यों करते हैं, इसको डिफरेंशिएट क्यों करते हैं। तो मैं उनको बताया, मैं उनसे पूछा कि लग रहा है कि मेरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और ग्राफ का क्लास नहीं की हो, मैं और टीचर की तरह नहीं पढ़ाया हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़ा एक मूवी टाइप का मेरा क्लास, यदि मतलब फोकस होकर देखा जाए तो मूवी टाइप का, आप बड़ा इंजॉय करेंगे, उसमें कई चीजें आती हैं, तो इसीलिए तुम पूछ रहे हो। नहीं तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यदि मेरा क्लास किए होते तो उसमें मैं बताया हूं कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमा या मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों करते हैं। चलिए सभी लोग देख लें क्यों करते हैं, जरा देखें यहां पे, तो आप लोग कृपया फोकस करें यहां पे, क्यों करते हैं यहां पे देख लें आप लोग। yx, जिस तरीके से यहां पे f और थीटा का रिलेशन है वैसे ही यहां पे yx है, वैसे करंट टाइम होता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी x है ना, कुछ भी दो, कोई भी एनी टू, ध्यान से सभी लोग देखें, मेरी बात पे फोकस करें। जरा देखो तो स्लोप जरा देखो तो, फोकस करो तो, ये देखो स्लोप है, ये देखो स्लोप है, ये देखो स्लोप है, इसे स्लोप कहते हैं, इसे स्लोप कहते हैं, इसे स्लोप कहते हैं, इसे स्लोप कहते हैं, स्लोप। जरा देखो तो, जब भी लोकल मैक्सिमा होगा तो स्लोप मैक्सिमा पे स्लोप जीरो होगा, और जब भी मिनिमा होगा, देखो y की, f की जगह y है, f की जगह y है और थीटा की जगह x है और ग्राफ है। तो जब भी मैक्सिमा होता है तो मैक्सिमम पर स्लोप जीरो होता है, और जब मिनिमा होता है, तो वहां भी स्लोप जीरो होता है। स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू दिस जीरो होता है। मैक्सिमम पे भी जीरो होता है और मिनिमम पे भी जीरो होता है, और जीरो होता है। इसीलिए स्लोप, रेट ऑफ चेंज जिसे स्लोप कहते हैं, उसे जीरो करते हैं। हमें लग रहा है क्लियर हो गया, हमें लग रहा है आप लोगों को, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो क्यों जीरो करते हैं समझ में आ गया, बोलो क्यों जीरो करते हैं समझ में आ गया। अगला पॉइंट, अच्छा हाँ, क्या f को डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं इतना ही आएगा, ऐसे इतना ही आएगा, है ना, समझो, ध्यान दो। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना थोड़ा छोटा किया जाए। रेट जीरो ही क्यों होता है, क्योंकि उसी के बाद डिक्रीज होना होता है ना। तो जब भी कोई चीज इंक्रीज होकर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज का रेट होता है, डिक्रीज का रेट होता है, इंक्रीज का प्लस होता है, डिक्रीज का माइनस होता है। तो बीच में एक स्टेज जब आता होगा जब जीरो होता है, जिसे मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं। ध्यान से, बड़ा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट पूछे हो। मैक्सिमम पे जीरो क्यों होता है, इंक्रीज मतलब स्लोप प्लस,
डिक्रीज मतलब स्लोप माइनस रेट माइनस चेंज का, तो बीच में जीरो हम लोग मानते हैं कि जीरो से होके गुजरा होगा। और उसी तरह से ऐसे जब मिनिमम होता है तो रेट ऑफ चेंज माइनस देन रेट ऑफ चेंज प्लस, तो जरूर बीच में जीरो से होके गुजरा होगा जहां पे मिनिमम कहना होगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा जरा समझने की कोशिश करो, या तो पूरे को डिफरेंशिएट करके जीरो करें तो मिल जाएगा, और नहीं तो एक और तरीका है, थोड़ा सा छोटा बनाता हूं, क्योंकि ऊपर वाला कांस्टेंट है तो नीचे वाले को एक फंक्शन लिख लेता हूं अलग से जानबूझकर। दिस इज कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा सपोज। बड़ा पॉइंट, एक फंक्शन अलग से लिखा। कई बच्चों के लिए तो ये बड़ा डरावना हो जाता है कि सर इसको P माने होते हैं, हम लोग 9th 10th में इसको P मानते हैं तो ठीक लगता है, आप ऐसा मान लिए सर, प्लीज मत मानिए, बड़ा डरावना लगता है, प्लीज ये ऐसे मत लिखा करिए, बड़ा डरावना लगता है। ये क्यों डर रहे हो भाई? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा, दिस फंक्शन ऑफ थीटा नथिंग एल्स, मतलब थीटा के टर्म में है, जैसे थीटा के टर्म में वैसे ही थीटा के टर्म में है। एक तो ये पॉइंट है जो आपको जानना है। एनीवे, तो मैं चाहता हूं कि बजाय इसके लंबा डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैं इस पे फोकस कर गया, क्योंकि यहीं पर थीटा थीटा था बस। तो यदि मैं इसको बजाय इसके मिनिमम पाऊं, यदि मैं नीचे वाले को मैक्सिमम पा लूं तो काम हो जाएगा। तो करते हैं फॉर मैक्सिमम एफ थीटा डी एफ थीटा बाई डी थीटा जीरो। जो मैं बात कर रहा था वही फिर से, यदि इसका तुम्हें मैक्सिमम पाना है, यदि इसका तुम्हें मैक्सिमम पाना है, इसका तुम्हें मैक्सिमम पाना है ताकि ये मिनिमम हो जाए, तो मैक्सिमम पाने के लिए भी डिफरेंशिएट करके ही जीरो करोगे, डिफरेंशिएट करके ही जीरो करोगे। और चलो डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो क्या आएगा जरा देख लो। इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा आप लोगों को। चलिए जरा इसको डिफरेंशिएट करो, इसी को डिफरेंशिएट करना है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा प्लस म्यू, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा बराबर जीरो, बराबर जीरो, बराबर जीरो। बोलो अब आप हमको ये बताओ, अब आप हमको ये बताओ क्या, अच्छा हाँ, जीरो डिफरेंशिएट करके जीरो किया हूं, यहां से रिजल्ट आया है, इसको सॉल्व कर लो, tan थीटा बराबर म्यू आएगा, tan थीटा बराबर म्यू, सो थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। एक बड़ा स्टेटमेंट, और मैं चाहता हूं कि एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दूं आपको ना, एक बड़ा स्टेटमेंट आपके लिए, बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट ये कि जब हम किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम पाते हैं, किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम पाते हैं रिलेशन निकाल के, तो जब हम उसे डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, इक्वेट करते हैं, डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं, रीजन आपको बता चुका हूं क्यों करते हैं, टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम। तो कभी भी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं मिलता, वो पोजीशन मिलता है, वो मोमेंट मिलता है, वो टाइम मिलता है, वो वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू मिलती है।
कंडीशन मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलता। जब उठा के इसको इसी में रखते हैं, उठा के जब इसमें रखते हैं तब रिजल्ट आता है। क्लियर हो रहा है आप लोग? जब हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं टू फाइंड मिनिमम मैक्सिमम, जब किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम पाना है तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको पाने के लिए तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलता उसका, हमें कंडीशन मिलता है, हमें सिचुएशन मिलता है, हमें वो मोमेंट मिलता है, हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिलती है जहां पर मैक्सिमम मिनिमम आता है। तो देखो आ गया है। तो एक तो क्वेश्चन, एक का आंसर तो ऐसे ही आ गया। कौन सा आंसर ऐसे ही आ गया? याद करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में मिनिमम फोर्स ही नहीं पूछा हूं, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर लगाया जाए, बोरा को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे पकड़ के खींचा जाए बोरा को, उसका आंसर आया है tan इनवर्स म्यू। बोरा को कितने एंगल पे पकड़ के खींचा जाए हॉरिजॉन्टल से, उसका रिजल्ट आ चुका है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। और रही बात इस जो वैल्यू आया है उसको जब यहां रखेंगे तो मिनिमम एफ का आंसर आएगा, जो कि वैसे आ चुका है, अल्टरनेटिव मेथड है ना। अब दिक्कत यह है कि आप लोग कह सकते हैं कि सर कैसे निकालें। आपको याद दिला दूं, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए और तुम्हें कम समझ में आए तो फटाक से एक तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और थीटा लिख दो। फटाक से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और थीटा लिख दो और कहो कि ये बाई 1 है। ये क्या है? म्यू बाई 1 है, मतलब ये म्यू है, ये 1 है। बताओ ये कितना होगा? म्यू स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं? बताओ ये म्यू स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं? जब भी साइन थीटा आए, टैन थीटा आए, कॉट थीटा आए, कुछ भी आए, फटाक से एक फोटो बना के ऐसे लिख लिया करो। साइन थीटा आएगा तो ये बाई ये लिख लिया करो, कॉस थीटा आएगा तो ये लिख लिया करो, टैन थीटा आएगा तो ऐसे लिख लिया करो और ये पूरा बना लिया करो। अब बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल से कॉस थीटा साइन थीटा रख सकते हो कि नहीं? रख के देखो कितना आता है। कम ऑन, डू इट फास्ट, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी करो। इसको मिटा देता हूं क्योंकि हम लोगों के पास चीजें तो आ ही चुकी हैं, क्लास अब ओवर होने वाला है। एफ की वैल्यू निकाल देता हूं। दिस एफ मिनिमम दिस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई व्हाट इज कॉस थीटा, 1 बाई दिस 1 बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? म्यू बाई दिस कितना आ गया? म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखो नीचे सेम है, ऊपर 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बताओ कुछ और आया कि यही आया? चलिए, तो हम लोग काफ़ी कुछ सीखे आज कि अच्छा हाँ, अभी ये कंटिन्यू रहेगा अगले क्लास में। कुछ चीज़ें हमें और बारीकियां इसमें स्पेशल केसेस बताने हैं, तो मैं अगले क्लास में मिलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि इससे अच्छा हाँ, अगले क्लास में बहुत सारी पॉसिबिलिटी, मैं ग्राफ खींचूंगा जो कहीं पे भी, मैं अपने बुक में तो खींचा हूँ हालांकि, लेकिन दुनिया के कहीं भी किसी भी जगह आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। वेरिएशन ऑफ थीटा एंड रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स टू डिस्प्लेस द ब्लॉक। अगले क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने एंगल पे फोर्स लगाएं
ताकि वो किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट वो बोरा चलेगा ही नहीं। बोरा फट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ब्लॉक, बॉक्स, ग्लास, लेकिन चल नहीं सकता। सो व्हाट इज रेंज ऑफ अप्लाइड फोर्स, व्हाट इज रेंज ऑफ एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स फॉर नो मोशन ऑफ दैट बॉक्स एट एनी कॉस्ट। इनफाइनाइट फोर्स लगा दो तो भी बॉक्स नहीं चलेगा। यदि आप ऐसे कर दे, ऐसे लगाने लगे और एक पर्टिकुलर रेंज बता दें तो किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, मैं इसका ग्राफ भी खींचूंगा। तब तक के लिए आप इन चीजों को समझिए। रिजल्ट आ चुका है मिनिमम फोर्स का टू डिस्प्लेस द बॉक्स एंड एंगल हॉरिजॉन्टल से tan इनवर्स म्यू। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।